पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट्स। तो क्या लगता है नाम से जंप स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को बोलेंगे प्रोग्रामिंग में जिनका काम होगा हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल को जंप कराना, हमारे प्रोग्राम में कंट्रोल को मूव कराना एक पोर्शन से किसी दूसरे पोर्शन में। उन्हीं स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? जंप स्टेटमेंट्स। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जंप स्टेटमेंट्स है क्या। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में कि दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू जंप और मूव द कंट्रोल from one part of the program to the other part। तो नाम सुन के ही समझ में आ रहा है जंप स्टेटमेंट्स उन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं दैट आर यूज्ड टू जंप और मूव द कंट्रोल, जिसका काम क्या होगा? जंप कराने का या मूव कराने का। क्या जंप या मूव कराने का? कंट्रोल, यानी प्रोग्राम में जो आपका कंट्रोल फ्लो होता है उस कंट्रोल को जंप कराने का फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर पार्ट, यानी कि प्रोग्राम के एक हिस्से से छलांग करके, प्रोग्राम के एक हिस्से से कंट्रोल को स्किप करा के किसी दूसरे हिस्से में ट्रांसफर करवाता है ये जंप स्टेटमेंट्स। आप पता जंप स्टेटमेंट्स के अंदर आपको 4 टॉपिक्स पढ़ना है एक एक करके, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें क्या नाम का? ब्रेक स्टेटमेंट। बी नंबर टॉपिक आप पढ़ेंगे इसके अंदर जिसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट। सी नंबर टॉपिक आप यहां पे देखेंगे जिसका नाम है गो टू स्टेटमेंट। और डी एंड लास्ट नंबर टॉपिक आप इसके अंदर सुनेंगे जिसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट। यानी कि जंप स्टेटमेंट में टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं: ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। और इत्तेफाक से ये सब कीवर्ड्स है। ब्रेक भी कीवर्ड है, कंटिन्यू भी कीवर्ड है, गो टू भी कीवर्ड है। गो टू देखो कैसे लिखा है, GOTO, स्पेस नहीं छोड़ना बीच में, सटा हुआ है वो। और रिटर्न भी कीवर्ड है। और आज के क्लास में आप ब्रेक का यूज समझ जाएंगे, कंटिन्यू का यूज समझ जाएंगे, गो टू का भी यूज आप समझ जाएंगे, पर आज के क्लास में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट आगे आने वाला एक चैप्टर है जिसका नाम फंक्शन है। फंक्शन चैप्टर में आप सीखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। आपको याद होगा स्टार्टिंग क्लास में भी हम लोग जब मेन फंक्शन का बात करते थे तो नीचे देखते थे ना, इंट मेन जब बोले थे हम लिखना होगा तो नीचे में रिटर्न के साथ 0 लगता है। हम उस दिन भी आपको बोले थे रिटर्न अभी नहीं समझ पाएंगे रिटर्न क्या होता है, फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो इस रिटर्न का आपको यूज समझ में आएगा। पर याद रखना रिटर्न एक तरह का जंप स्टेटमेंट होता है। कम से कम आज के क्लास में इतना तो आप समझ ही जाएंगे सुन के। रिटर्न स्टेटमेंट एक जंप स्टेटमेंट होता है जो फंक्शन को जो कॉल करते हैं कंट्रोल वहां से लौटाने में मदद करता है। तो आप इसका यूज नहीं समझ पाएंगे, कौन फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल कैसे लौटा, ये आज आप नहीं समझ पाएंगे, उसको फिक्र मत कीजिए। फंक्शन में इसको बार बार यूज करना है तो आपको खुद ही कमांड हो जाएगा। बट आज फिक्र इन 3 टॉपिक्स का कीजिए जो बहुत इजी है: ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। तो आज हम लोग इन 3 टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट टाइम सुनिए, जंप स्टेटमेंट्स प्रोग्राम के उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो हम लोगों को प्रोग्राम में एक पोर्शन से स्किप करवा के किसी दूसरे पोर्शन में फेंकता है, ट्रांसफर करता है, उनको बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का 4 टाइप, उन 4 टाइप को हम लोग बारी बारी से आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइप, जिस टाइप का नाम देखो क्या लिखा है, ब्रेक स्टेटमेंट। गौर से देखिए, भले हम यहाँ पे टाइटल लिख रहे हैं ब्रेक स्टेटमेंट, पर ब्रेक का बी स्मॉल है। याद रखना ब्रेक एक कीवर्ड होता है, तो ब्रेक जो कीवर्ड है उसकी मदद से आप यहाँ पे स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ब्रेक जो है वो क्या बोलेंगे उसको, वो कीवर्ड है। और ब्रेक से जो स्टेटमेंट बनेगा उसको ब्रेक स्टेटमेंट बोलेंगे। और ये करता क्या है ब्रेक स्टेटमेंट, वह भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो डेफिनेशन देखिए क्या होगा इसका, आपको बोलना पड़ेगा कि दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर, this statement is used for early exiting from the loop body। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट जो है ना
वो आपको लूप के बॉडी से अर्ली एग्जिटिंग कराता है। अर्ली एग्जिटिंग मतलब अचानक से बाहर कराता है। और द स्विच ब्लॉक। अब खुशी का ये बात है कि ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना आप स्विच ब्लॉक में पहले से पढ़े हुए हैं। आपको याद होगा स्विच के स्टेटमेंट, उसमें हम केस 1 में संडे ब्रेक, केस 2 में मंडे ब्रेक, ऐसे करके यूज करवाते थे। तो ब्रेक का यूज आपका किया हुआ है पहले से स्विच में, ठीक है। फिर हम आपको एक दिन प्राइम नंबर का प्रोग्राम पढ़ाए थे 2-4 क्लास पहले। तो प्राइम नंबर में भी याद है ना, हम लोग नंबर का थर्ड फैक्टर मिलता था, नंबर का थर्ड फैक्टर जब मिलता था प्राइम नंबर चेक के समय, तो हम लोग ब्रेक लगा के लूप से बाहर कूद जाते थे। तो ब्रेक का यूज आप लूप में भी पढ़ चुके हैं, प्रोग्राम जाके देखिएगा प्राइम नंबर जब पढ़ाए थे। ब्रेक का यूज आप स्विच केस में पढ़ चुके हैं, इसका प्रोग्राम आप देखिएगा स्विच स्टेटमेंट जब पढ़ाए थे उसमें जाकर रिवाइज कीजिएगा, आपको सब मिल जाएगा, सब पढ़ा हुआ है। यानी फॉर्मेलिटी के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को डेफिनेशन वाइज जंप स्टेटमेंट में डालते हैं, वो आपको मेन सीखना है। और जहां तक इसके इस्तेमाल का बात है, तो आप इसको लूप में भी इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग किए हैं और स्विच में भी किए हैं इसका प्रोग्रामिंग। एनीवेज, इसका पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए, फिर आपको हम इसका डेफिनेशन फिर से एक बार समझाते हैं। सिंटैक्स क्या है पता है ब्रेक यूज करने का? आपको सिर्फ ब्रेक लिख के सेमीकोलन करना होता है। याद कीजिए ना, स्विच केस में केस 1 सी आउट संडे, फिर आप मात्र लिखते थे ब्रेक, हो तो जाता था। केस 2 मंडे, फिर लिखते थे ब्रेक। तो ब्रेक का यूज बड़ा आसान है, बस ब्रेक लिख दिया जाता है और सेमीकोलन कर दिया जाता है। वेरी वेरी इजी। तो ब्रेक को यूज करना इतना आसान है। तो हम यहाँ पे ब्रेक को यूज करके एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। देखिए देखिए, अगर हम लिखें फॉर i इज इक्वल टू 1, पूरा प्रोग्राम नहीं लिख रहे हम, सिर्फ टुकड़ा लिख रहे हैं कोड का। मान लो i का इंटीजर टाइप डिक्लेयर किया हुआ है, मान लो i इंट i किया हुआ है, मान लो उतना। तो i का गिनती 1 से शुरू किए, i लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं i प्लस प्लस। हम अंदर गए, अंदर जाके ध्यान से देखिए, अगर लिखा जाएगा सी आउट स्लैश n करने से आपको मालूम है लाइन चेंज होगा, और उसके बाद हम i के वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। मान लो बस मेरा इतना सा कोड है, जानते हैं ऐसे करने से क्या आउटपुट आएगा? देखिए i का काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। क्या 1 इज स्मॉलर देन 5 होगा? यस सर। आप लूप के अंदर आएंगे तो ये सी आउट जो है वो मॉनिटर पे क्या आउटपुट देगा बताइए? स्लैश n करने से तो लाइन चेंज होगा। उसके बाद बोलिए i में तो 1 था ना, तो 1 आ जाएगा। ये क्लोज हो गया। राउंड होके मूव करके कहां पे जाएंगे? i प्लस प्लस, तो मेरा i बढ़कर 2 हो जाएगा। चेक कीजिए, 2 इज स्मॉलर देन 5 है क्या? यस सर, 2 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन इज ट्रू, सो वी विल मूव इनसाइड। तो देखो ये सी आउट क्या डिस्प्ले करेगा? लाइन चेंज। और उसके बाद i का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट राउंड में जाओगे तो i बढ़ के 3 हो गया, 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5 है। सी आउट ने लाइन चेंज किया और i का वैल्यू कितना डिस्प्ले किया? 3। फिर से घूम के ऊपर जाओगे, i बढ़कर 4 हो जाएगा, 4 इज लेस देन 5 है। सी आउट लाइन बदलकर क्या डिस्प्ले कर देगा? 4। फिर घूम के ऊपर जाओगे, i बढ़ के 5 हो जाएगा, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होगा, तो सी आउट लाइन चेंज करके क्या डिस्प्ले करेगा? 5। फिर i बढ़कर 6 हो जाएगा, 6 लेस देन इक्वल टू 5 रॉन्ग हो जाएगा और आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो देखो ये जो कोड अभी हम लिखे हैं, ये कोड एकदम सिंपल सा प्लेन सा कोड है फॉर लूप का। इसमें कोई अड़ंगा या कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया है। चुपचाप गिनती 1 से स्टार्ट हुआ, 5 तक गिनती चुपचाप से उसने किया, और ये काम 5 बार परफॉर्म हो गया, एक बार भी नहीं रुका। रुका ये कब? जब सारा टेन्योर उसका पूरा हुआ, सारा समय काल पूरा हुआ, आई जब 6 हुआ, लिमिट क्रॉस हुआ, तब जाके लूप आपका अंत में रुका। तो इसका मतलब ये लूप नॉर्मल काम करके नॉर्मल एग्जिट हुआ। नॉर्मल एग्जिट होना मतलब पूरा काम करके आराम से बाहर जाना। लेकिन ब्रेक का तो काम है सीक्वेंस तोड़ना। ब्रेक का काम है जो सीक्वेंस चल रहा है उसको अचानक से तोड़ना और अचानक से बाहर करना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज यूज्ड फॉर अर्ली एग्जिटिंग, क्योंकि आपको अचानक से बाहर करेगा, अर्ली एग्जिट करेगा। तो कंडीशन उसके लिए देखो अब हम लगाने जा रहे हैं, हम क्या लिखेंगे? अगर मेरे आई का वैल्यू जैसे ही 3 होता है वैसे ही ब्रेक काम करेगा एंड देन सेमीकोलन। अब देखना क्या चेंज आ जाएगा। अब हम उस कोड में थोड़ा परिवर्तन ले आए हैं, ये नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अगर हम इसको छुपा दें ये चीज, तो बाहर वाला चीज देखकर बताए ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है? ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है? 1 से लेकर 5 तक 5 बार चल रहा है।
पर अंदर में अब कंडीशन क्या लगा दिया गया कि जैसे ही आई का वैल्यू 3 होगा लूप का सीक्वेंस को तोड़ दिया जाए, उसी के लिए ब्रेक लगाया गया है। इसका मतलब अगर कोई लिमिट्स गिवन है, अगर उन लिमिट्स में किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे आपको काम रोक देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, अचानक से बाहर आ जाना है, तो ब्रेक लगा लो। बस ये देखना है कि कंडीशन किस पर्पस से लिखना है, ये नहीं कि उटपटांग कुछ भी लिख देंगे। जरूरत पड़ने पे जो कंडीशन अगर मैच किया उसके बाद अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं, यानी उस परिस्थिति में कोई कारण है जिससे आपको लूप अब आगे नहीं बढ़ाना, तो वो कारण मेंशन कर दीजिए, ब्रेक लगा के बाहर आ जाइए। हम तो आपको बस ब्रेक का यूज सिखा रहे हैं, कारण तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड कर सकता है। तो इसका रेंज 1 to 5 गिवन है। मान लो हमको बोला गया जैसे ही 3 हो बाहर भाग जाना, तो आई जैसे ही 3 होगा ब्रेक आपको सीधे बाहर कर देगा, लूप आगे चलाने नहीं देगा। तो इसका एक बार अब हम इस कोड का आउटपुट बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो ये मेरा मॉनिटर है, अब मेरे आई का वैल्यू अभी कितना है बताओ, 1 है। तो क्या 1 इज स्मॉलर देन 5 है क्या? करेक्ट, अंदर आ जाइए। क्या 1 इज इक्वल टू 3 है क्या? नो, 1 इज इक्वल टू 3 नहीं है, तो दिस विल नॉट वर्क। नीचे आइए, सी आउट क्या करेगा, स्लैश एन, लाइन चेंज, और आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, क्योंकि अभी तक आई में 1 था। बाउंड्री क्लोज हो गया। घूम के कहां जाओगे, आई प्लस प्लस पे, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 2। चेक कीजिए, क्या 2 लेस देन 5 है यहां? यस, कंडीशन इज ट्रू। अगेन आप अंदर आइए, ध्यान से देखिए, आप लिमिट में तो हैं, 2 तो लेस देन 5 है। अब चेक करिए, क्या 2 इज इक्वल टू 3? नो सर, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो फॉल्स हो गया। तो फिर नीचे जाइए, तो सी आउट ने क्या डिस्प्ले किया न्यू लाइन के बाद, आई की वैल्यू को, यानी कि 2 मिला आपको। अब देखना क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में जब जाओगे तो आई बढ़कर 3 हुआ, यानी राउंड अभी नॉर्मली चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो आई जब 3 हो गया, तो क्या 3 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5? यस सर, लिमिट में तो आप हैं। पर अब की बार जब अंदर जाएंगे तो क्या 3 इक्वल्स 3? यस सर, यानी कि आपका वो समय आ गया है कि अब आपको लूप को चलने नहीं देना है, तो ब्रेक लगाइए, लूप का सीक्वेंस को तोड़ दीजिए, अब क्विट करके बाहर निकल लीजिए। तो एक बात बता, लूप चलना था 5 तक, बाहर का हुआ था नॉर्मल स्थिति में 6ठा बार, पर मेरे किसी कंडीशन के बेसिस पे अगर वो मैच कर गया तो ब्रेक पहले ही बाहर कर देगा, 6 तक का वेट नहीं करेगा बाहर आने के लिए। तो सोच समझ के क्या कंडीशन में कब अर्ली एग्जिट होना है ये आपको डिसाइड करना होता है। हम तो बस आपको ब्रेक का इस्तेमाल दिखाए कि अर्ली एग्जिट मतलब क्या। तो अर्ली एग्जिट मतलब ऐसा कुछ। तो हमारा आउटपुट कितना आके रुक गया, बोलिए 1 और 2। पर लूप याद है 3 बार चला, ध्यान से सुनिए। तीसरी बार जब लूप चला था तो ये कंडीशन मैच कर गया था, तो ब्रेक हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया था छपने से पहले। मतलब इस मैसेज को छापने से पहले ही हम बाहर क्विट कर चुके हैं, तो ये छप नहीं पाया। पर लूप चला था 3 बार, क्योंकि तीसरी बार ये क्विट हुआ है। अब 2 बार ये छपा था क्योंकि यहां तक आप आ पाए थे। तो ब्रेक का ये तो हम आपको एक ऑर्डिनरी से यूज दिखा रहे हैं। ब्रेक का बहुत ढंग का यूज आप स्विच के स्टेटमेंट का टॉपिक जाके एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा, संडे मंडे वाला प्रोग्राम। उसमें याद है ना, केस 1 में जब सी आउट में संडे छाप देते थे तब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं थी, तो आप ब्रेक लगाए और लूप से सॉरी स्विच से क्विट करके बाहर आ गए थे। केस 2 में अगर मंडे छपना था तो फिर से आपको आगे नहीं जाना था, तो आप उसमें भी ब्रेक लगा रखे थे, तो ब्रेक आपको बाहर निकाल देता है। तो ब्रेक का यूज आप स्विच केस में कर चुके हैं, ब्रेक का यूज आज आप लूप में भी देखें, ब्रेक का यूज आप प्राइम नंबर के प्रोग्राम में भी देखें, हम बार बार आपसे कह रहे हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट का डेफिनेशन के हिसाब से इस कैटेगरी का वो मेंबर होता है ब्रेक स्टेटमेंट, और इसका काम क्या होता है, किसी लूप का जो नॉर्मल समय है उसको पूरा होने से पहले कोई कंडीशन अगर मैच करता है और अगर उसमें ब्रेक लगाते हैं तो आपको अर्ली एग्जिट करवा देगा, लास्ट तक का वेट नहीं करेगा। कंडीशन मैच नहीं करता एक बार भी तो कोई बात नहीं, चलता रहता चलता रहता। और इसका सिंटैक्स बड़ा आसान सा है, बस ब्रेक लगा के छोड़ दिया जाता है, सिंपल ब्रेक, सिर्फ ब्रेक लिखते हैं। देखिए ब्रेक के साथ आगे पीछे कोई तामझाम नहीं है। सो दिस वाज माय फर्स्ट टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट, इसका नाम क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट। तो ये आप ऑलरेडी सीखे हुए थे प्रोग्राम में। तो आज हम लोग अब जंप स्टेटमेंट के सेकेंड कैटेगरी में मूव करेंगे, जिस कैटेगरी का नाम क्या लिखा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये सब एक्चुअली में ना कंटिन्यू, गो टू, ये सब बहुत कम यूज में आता है, ब्रेक ही है जो थोड़ा ज्यादा यूज में आएगा। अब फंक्शन पढ़ोगे तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा यूज में आएगा, पर कंटिन्यू और गो टू बहुत रेयर यूज में आता है। पर इनका यूज क्या वो तो समझ लेते हैं अब हम लोग।
तो अब हम आपको जंप स्टेटमेंट का टाइप नंबर बी पढ़ाने जा रहे हैं, और टाइप नंबर बी में कौन सा स्टेटमेंट आप सुन रहे हैं अभी पढ़ने के लिए, उसका नाम है कंटिन्यू स्टेटमेंट। और एक बात सुन लीजिए, कंटिन्यू का सी स्मॉल में है, सी दिस कंटिन्यू इज ऑल्सो अ कीवर्ड। कंटिन्यू भी कीवर्ड है, डोंट राइट इट इन कैपिटल लेटर्स, ऑलवेज राइट इट इन स्मॉल लेटर्स, इसका ध्यान रखना होगा आपको। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है पहले वो आप सुने। इसमें बोलना पड़ेगा दिस स्टेटमेंट टेल्स द कंपाइलर। कंपाइलर तो हमारे प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, तो ये स्टेटमेंट आपके सॉफ्टवेयर को, आपके कंपाइलर को प्रोग्रामिंग का कहता है टू कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट इटरेशन। मतलब कंपाइलर तुम अगले इटरेशन, मतलब याद है ना, रिपीटेशन को बोलते हैं लूपिंग के समय। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन एंड skip the statements immediately following it। और जितना भी स्टेटमेंट्स कंटिन्यू को फॉलो कर रहा होगा उनको स्किप कर जाना है, और लूप का जो रिपीटेशन है उसको अगले राउंड से कैरी ऑन करना है, उसी को कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग। तो इसका सिंटैक्स क्या है वो देखिए। कंटिन्यू का सिंटैक्स कुछ ऐसा है, आपको क्या लिखना होगा, कंटिन्यू और सेमीकोलन कर देना होगा, जस्ट सिंपल है। जैसे उसमें सिर्फ ब्रेक लिखते थे, इसमें सिर्फ कंटिन्यू लिखते हैं। तो कंटिन्यू का जो डेफिनेशन है ना, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, हम इसके लिए पहले एक एग्जांपल समझा देते हैं। एग्जांपल सीख जाएंगे तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखिए आप। देखिए कंटिन्यू का एग्जांपल देखिए, हम लिख रहे हैं फॉर i इक्वल्स 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और नीचे जाके अब हम देखो क्या लिख रहे हैं, इफ i डबल इक्वल्स 3, सेम चीज अभी जो पढ़ाए थे ब्रेक में, बस हम ब्रेक की जगह इस बार रिप्लेसमेंट में कंटिन्यू को लगा रहे हैं, ब्रेक हटा के हम कंटिन्यू लिख रहे हैं, बस ये नया है। और नीचे में एक स्टेटमेंट था आपको याद होगा, सी आउट लाइन चेंज एंड देन आई। देखो बाकी कोड पूरा एकदम सेम है जो आप पहले पढ़ के आए हैं ब्रेक में। तो देखिए क्या होगा सबसे पहले यहां पे, देखिए सबसे पहले यहां पे क्या हो रहा है, ये तो देख के पता चल रहा है कि मेरा लूप 5 बार चलेगा, क्योंकि मेरे लूप का काउंटिंग 1 से शुरू हुआ 5 तक गया, तो काउंटिंग 5 बार होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, बस कंटिन्यू देखो, पिछला एग्जांपल में ब्रेक था, यहाँ कंटिन्यू है, उसका खाली फर्क दिखाना है, यूज तो खुद ही समझ में आएगा कंटिन्यू ने क्या किया। तो हम इसका आउटपुट यहाँ मॉनिटर पे लिख रहे हैं, सपोज करो ये मेरा मॉनिटर है, मान लीजिए। देखिए क्या हुआ, आई का काउंटिंग हम लोग 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बोलिए 1 इज स्मॉलर देन 5, कंडीशन इज ट्रू, वी विल मूव इनसाइड। चेक करो क्या 1 इज इक्वल टू 3 है, आई में जो 1 है क्या वो इज इक्वल टू 3 है, नॉट एट ऑल, तो दिस विल नॉट वर्क, आप बाहर आ जाइए। तो इस वाले सी आउट ने लाइन बदल कर क्या डिस्प्ले किया, आई, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 1। सिंपल, बाउंड्री क्लोज हो गया। घूम कर कहां जाओगे वापस, आई प्लस प्लस पे, तो आई बढ़कर कितना हो गया, 2। चेक करो क्या 2 इज स्मॉलर देन 5, यस सर। अंदर आके चेक करिए क्या आई इज इक्वल टू 3 है क्या, नो, सो दिस विल नॉट वर्क। इस इफ का इकलौता लाइन ये है, दिस विल नॉट वर्क, वी विल मूव हियर। सी आउट ने लाइन बदलकर क्या डिस्प्ले कर दिया, आई का वैल्यू कितना था, 2 था, देखिए 2 डिस्प्ले हो गया। ठीक है ना, अब देखना क्या होगा, इसके बाद घूम के जब आप नेक्स्ट राउंड में यानी नेक्स्ट इटरेशन में जब जाएंगे तो आई बढ़कर कितना हो जाएगा, 3। चेक करिए वापस आके अब आप, क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अब आप अंदर आकर चेक करिए क्या 3 इज इक्वल टू 3, यस सर। अब सुनिए, पिछले एग्जांपल में जब 3 इज इक्वल टू 3 मैच कर गया था, और जब आप ब्रेक लगाए थे तो ब्रेक का नाम से ही लगता है मतलब कि ब्रेक क्या करेगा, सीक्वेंस तोड़ के बाहर फेंक देगा। लेकिन इस बार
आई इज इक्वल टू 3 मैच कर चुका है, क्योंकि मेरे आई में भी 3 है, वैल्यू भी 3 है, तो क्या 3 इज इक्वल टू 3? यस सर। तो कंटिन्यू लगाने से जानते क्या होगा? कंटिन्यू लगाने से जानते क्या होगा? ये कंटिन्यू क्या करेगा, आपको इस राउंड में जितना भी वाक्य कंटिन्यू को फॉलो कर रहा है, देखो जितना भी वाक्य कंटिन्यू को फॉलो कर रहा है, ये कंटिन्यू उन वाक्यों को स्किप करवा देगा और आपको जानते हैं अगला राउंड में ले जाएगा, बाहर नहीं ले जाएगा। यही फर्क है ब्रेक और कंटिन्यू में। अगर हम यहां ब्रेक लगाते तो ब्रेक क्या करता, लूप को तोड़कर बाहर करता, क्योंकि ब्रेक का काम ही है तोड़ना। अब कंटिन्यू का काम क्या है, लगातार गिनती जारी रखना। लेकिन फर्क क्या है कि कंटिन्यू अगला गिनती में अगला राउंड में तो आपको भेज देगा, लेकिन जो वाक्य कंटिन्यू के बाद था लूप के अंदर वो काम नहीं करेगा। यानी कंटिन्यू क्या करेगा, उस समय का स्टेप को स्किप कर देगा और आपको अगला राउंड से ले जाएगा। देखिए सपोज कीजिए हम आपको नॉर्मली, सपोज कीजिए हम 1 घंटा पढ़ाने वाले थे, ठीक है, हम आपको यहाँ पे 1 मिनट से 60 मिनट यानी 1 घंटा तक पढ़ाने वाले थे। कोई कंडीशन आया, सपोज करो आधे घंटे के बाद हमको कोई अर्जेंट काम आया, और अगर हम कंटिन्यू कर देंगे तो उसका मतलब हुआ कि आज जो पढ़ाई होना था अब हम वो इग्नोर कर देंगे, मतलब हमको छोड़ना पड़ेगा। फिर हम बोलेंगे ठीक है आज कुछ अर्जेंट काम है, आज इतना पे रहने देते हैं, कल से कंटिन्यू करेंगे, बोलते हैं ऐसा। तो कल से कंटिन्यू करने का मतलब ये हुआ कि अब आज जो पढ़ाना था वो टॉपिक अब स्किप हो जाएगा, लेकिन बैच आपका हमेशा के लिए नहीं खत्म हुआ, फिर कल आप नए सिरे से आके क्लास स्टार्ट करेंगे। मतलब आज का तो टाइम ओवर हो गया, अचानक से छोड़ दिए हम, लेकिन अगले राउंड से अगले दिन से काम फिर से चलता रहेगा। कंटिन्यू ऐसा करता है। अब ब्रेक जानते हैं क्या करेगा, किसी कंडीशन के मैच होने पर अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो ब्रेक लगाने का मतलब है कि अब आपका बैच कभी नहीं होगा। अगर हम ब्रेक लगा दिए तो इसका मतलब हम लूप से बाहर आ गए, बाहर आने का मतलब है कि बैच ही नहीं लेंगे अब कभी भी। तो ये फर्क है ब्रेक और कंटिन्यू में। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, दिए गए लिमिट में अगर कोई कंडीशन मैच किया और अगर ब्रेक लगाओगे तो लूप को भूल जाओ, लूप क्विट करके बाहर निकाल देगा, अगला राउंड नहीं चलेगा। और कंटिन्यू क्या करेगा, किसी कंडीशन के मैच होने पे वो वाला राउंड छोड़ देगा, जिस राउंड में कंडीशन मैच किया वो राउंड छोड़ देगा और आपको अगला राउंड का रास्ता दिखा देगा, फिर आप नेक्स्ट राउंड से रिपीटेशन जारी रखेंगे। तो ये फर्क होता है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में। तो देखो मेरे पास आई का वैल्यू 3 था, 3 होने पे कंटिन्यू आ गया, कंटिन्यू आने के चलते स्टेटमेंट्स मेरा स्किप हो गया इस राउंड में, फिर हम लूप के डेडलाइन पे गए और हमको वो अगला राउंड में ले जाएगा, बाहर नहीं ले जाएगा लूप के, पर ये वाला हिस्सा काम नहीं किया अब की बार। फिर बताओ अगली बार आई बढ़ के 4 हो गया, 4 लेस देन 5 है, अंदर आओगे तो क्या 4 इज इक्वल टू 3 है? नो। तो ये लाइन वर्क करेगा, लाइन बदलकर आई में कितना आ जाएगा 4, क्योंकि आई 4 हुआ था पिछली बार। फिर से घूम के जाओ ऊपर, आई बढ़ के देखो 5 हो गया, तो क्या 5 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5? यस। तो क्या 5 इज इक्वल टू 3? नो। सो दिस विल वर्क अगेन। तो सी आउट लाइन बदलकर आई का वैल्यू कितना डिस्प्ले करेगा? 5। फिर घूमकर जब ऊपर जाओगे तो आई बढ़कर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो आई जब 6 हो गया लास्ट में, तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5? नॉट एट ऑल। तो उठा के आपको यहां से बाहर कर देगा। तो देखिए ब्रेक का आउटपुट याद है आपको, याद है ब्रेक का आउटपुट 1 2 आके रुक गया था, सेम जगह पे जहां कंटिन्यू है हम यहां ब्रेक लगाए थे, तो उसका आउटपुट याद है 1 2 आके रुक गया था, ब्रेक लग गया था उस पर, 3 4 5 कुछ काम नहीं किया क्योंकि लूप छूट गया था। पर कंटिन्यू लगाए हैं जब, तो आई के 3 होने पे जब कंटिन्यू लगाएंगे तो लूप का अगला राउंड तो चलता रहेगा, बस वो राउंड छूटा। तो देखिए ना, सिर्फ थर्ड वाला राउंड छूटा है, लेकिन उसके पहले का राउंड चला है, उसके बाद का भी राउंड जारी रहा है, खाली थर्ड राउंड स्किप हो गया है। तो ये फर्क होता है ब्रेक और कंटिन्यू में। और एग्जाम का पूछा जाने वाला, रिटन एग्जाम में भी, वाइवा में भी, इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आप ये एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लिखकर उसका आउटपुट लिखकर दिखा सकते हैं कि ब्रेक में क्या हुआ था, तो ब्रेक में ऐसा हुआ था और कंटिन्यू में ऐसा हो रहा है। तो देखने वाले को खुद समझ में आ जाएगा कि ब्रेक ने क्या किया और कंटिन्यू ने क्या किया। तो सेम एग्जाम्पल लेकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और डेफिनेशन तो एक एक लाइन का ही है, सिंटैक्स भी एकदम सिंपल सा है, देख रहे हैं, ब्रेक में ब्रेक, कंटिन्यू में कंटिन्यू, बस एक ही एग्जाम्पल दोनों में लिखेंगे, फर्क कर देंगे इस जगह पे, और आउटपुट जरूर मेंशन कर देंगे आप, ताकि आपका आंसर पूरा क्लियर हो जाए कि ब्रेक ने क्या किया था सेम कोड में और कंटिन्यू ने क्या किया है सेम कोड में। तो कंटिन्यू का आंसर ब्रेक का आंसर डिफरेंस हो जाएगा, तो आपको ब्रेक और कंटिन्यू का अंतर बताने में इजी होगा।
तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो अच्छे से इसका आंसर प्रिपेयर कर लेंगे। 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आता है आमतौर पे, तो कमांड कर लीजिएगा, कोई टफ नहीं है ये। तो ये कहानी था ब्रेक स्टेटमेंट और सेकेंड टाइप जिसका नाम क्या था, कंटिन्यू स्टेटमेंट, उसके बारे में। अब हम लोग सी टाइप में मूव करने जा रहे हैं। जो टाइप आपको आज कम से कम समझ में आ सकता है, आ जाएगा, उसका नाम है गो टू स्टेटमेंट। आज हम लोग सिर्फ रिटर्न नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन चैप्टर के लिए हम लोग रखेंगे बचा के। तो देखिए सी नंबर टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम देखें क्या लिखा है, गो टू स्टेटमेंट। और ये याद रखिए, ये जो गो टू स्टेटमेंट है, इसमें गो और टू अलग अलग नहीं है, सटा हुआ वर्ड है। गो टू एक साथ है और लोअर केस में, स्मॉल लेटर्स में है। क्या करता है गो टू स्टेटमेंट? तो गो टू स्टेटमेंट का डेफिनेशन सुनिए क्या करता है ये। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मूव द कंट्रोल। ये स्टेटमेंट कंट्रोल को मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू द अदर labeled part of the program, to the other labeled part of the program। अब एक बात सुनिए, गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, ये आपके प्रोग्राम में कंट्रोल को मूव कराएगा। कंट्रोल को मूव कहां से कहां कराएगा? फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यानी गो टू स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को एक हिस्से से मूव कराएगा किसी दूसरे लेबल्ड पार्ट में। सर नहीं समझे, लेबल्ड पार्ट मतलब क्या? लेबल्ड पार्ट का मतलब उस पार्ट में, उस जगह में कोई नाम लिखा होगा, उस जगह पे कोई लेबल, कोई स्टिकर, कोई नाम लगा हुआ होगा। तो गोटू आपको एक जगह से छलांग लगा के किसी दूसरे जगह पे फेंकेगा और उस जगह में पहले से कोई पहचान दिया गया होगा, उसको कोई लेबल लगा के रखा गया होगा, उसी को गो टू स्टेटमेंट कहते हैं। अभी हम दिखाते हैं इसका सिंटैक्स, देखिए किस टाइप से हो सकता है। देखिए अगर हम लिखते हैं, सपोज कीजिए यहां पे हम लिख रहे हैं लेबल कोलोन, ध्यान से देखना, लेबल कोलोन का मतलब है आप अपने प्रोग्राम में कुछ कोड्स लिखे गए हैं, हो सकता है इन कोड्स का जो एरिया है आप इसको कोई पहचान से देखना चाहते हैं कि चलो चलो इस एरिया का नाम आज से लेबल होता है, ऐसा आप मान लिए। फिर नीचे में जरूरत पड़ने पर अगर कभी ऐसा वक्त आया कि आपको लिखना पड़ा गो टू लेबल, तो जानते हैं गो टू लेबल क्या करेगा, जैसे ही कंट्रोल इसके पास घुसेगा तो गो टू लेबल कंट्रोल को उछाल कर लेबल के पास वापस ले जाएगा। मतलब ये लेबल पीछे होगा तो पीछे ले जाएगा, अगर ये लेबल आगे लिखे होंगे तो गो टू लेबल आपको आगे का रास्ता दिखा देगा। बस इतना से समझ लें, गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, इस हिस्से से कंट्रोल को स्किप करवा देगा उस हिस्से के पास जिस हिस्से का लेबल या नाम या स्टिकर आपने यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर आप गो टू के साथ लेबल लगा रहे हैं और अगर वो लेबल या वो नाम पीछे लिखा है तो पीछे फेंकेगा, लेबल आगे लिखा है तो आगे फेंकेगा। जैसे एक केस मान लो ये हो गया, एक केस देखो क्या है, इस केस में अगर हम लिखते हैं गो टू लेबल, गो टू लेबल, ठीक है, और हो सकता है लेबल फ्यूचर में आगे कहीं लिखा गया है, लेबल यहां कहीं लिखा गया है, मतलब प्रोग्राम के इस हिस्से को आपने स्टिकर लगाया हुआ है लेबल। तो इस स्थिति में गो टू लेबल अगर कभी भी मैच किया, काम किया, तो ये आपको यहां से उछालकर यहां ले जाएगा, डायरेक्ट बीच का काम स्किप हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, अगर गो टू दिखता है तो गो टू कहता है वहां पे जाओ, तो कहां पे जाओ, तो जो नाम लिखा होगा बाजू में, और ये नाम का स्टिकर अगर पीछे होगा तो पीछे ले जाएगा, आगे होगा तो आगे ले जाएगा। ठीक है, तो ये होता है गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू का सिंटैक्स तो आपने देखा है यहाँ पे। अब हम इसका एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल या प्रोग्राम करके दिखा रहे हैं, बहुत बहुत इजी, फिर आप गो टू को तुरंत कैच कर लेंगे। वो बात अलग है कि ये सब को थोड़ा सा हम लोग कम ही यूज करते हैं। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम। आपको सम निकालना है, पता सम किसका निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हम ये प्रोग्राम आपको व्हाइल लूप में भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसमें कंडीशन में हिदायत दे रहा है यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। साफ साफ कह रहा है कि आप गो टू स्टेटमेंट यूज कीजिए, लूप मत यूज कीजिए। मतलब ये हुआ कि अगर आप n का वैल्यू 3 देते हैं, सपोज कीजिए पूछे जाने पर आप n का वैल्यू 3 देते हैं, तो 3 नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा है, 1 2 3।
तो आपको क्या करना है, उन तीनों नेचुरल नंबर का स्क्वायर को सम करना है। लेकिन आपको लूप नहीं चलाना आज आपको क्या चलाना है, गो टू स्टेटमेंट का यूज करके वो सम ऑफ द सीरीज करना है कैलकुलेट। दिस इज माय क्वेश्चन। अब बहुत इजी आंसर है इसका, वो पहले आप फटाफट से देख लें। हेडर फाइल ऑफ कोर्स हम कौन सा यहां लगा रहे हैं, istream.h। फिर से हम एक हेडर फाइल यहां पे लगा रहे हैं जिसका नाम है conio.h। ठीक है, प्रोग्राम का लाइफ शुरू कहां से हो गया, void main फंक्शन से। वेरिएबल्स देखो हम कौन कौन सा लेंगे, सोच के देखो, n तो लेना पड़ेगा, फिर काउंटिंग भी तो करना है, तो काउंटिंग करने के लिए काउंटर लेंगे i, फिर जोड़ना भी तो है, तो सम, और सम का वैल्यू पहले से कितना तय कर लेंगे, 0। ये सब प्रोसेस याद है ना। सम में 0 इसलिए लिए हैं ताकि गार्बेज वैल्यू हट जाए और सम में 0 समा जाए, और इस 0 को भविष्य में किसी के साथ जोड़ें तो रिजल्ट डिस्टर्ब ना करे। चलिए अब हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करने जा रहे हैं सो दैट हमारा मॉनिटर का कचरा पहले का साफ हो जाए। सी आउट आकर मेरे से अब क्या मांगेगा, एंटर वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू मांगा जाएगा। रीड किसने किया, सी इन ने। स्टोर किसमें करेगा, एन में, तो एन में मेरा नंबर ऑफ जो भी वैल्यू है, टर्म्स है, वो आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर का शुरुआत 1 से होता है, दैट यू नो वेरी वेल। अब सुनो, हम यहाँ पे जो कोड कर रहे हैं उस कोड का नाम, लेबल हम सम लगा रहे हैं। आपको याद है सिंटैक्स में लेबल लगाने का प्रोविजन था। लेबल मतलब कोई नाम, तो हम नाम देखो क्या लिखे हैं, सम। आप इसका नाम ABCD XYZ जो मन करे दे दीजिए। तो क्योंकि हमको सम वाला एरिया में घुसना है तो हम उस एरिया का पहचान ही दे दिए कि चलो चलो इसका नाम सम कर लेते हैं, वेरी इजी। अब सुनो, इसके अंदर जाके हम लिखेंगे न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस आई का स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर्स जोड़ने बोला गया है। फिर हमको आई का वैल्यू बढ़ाना है तो हम आई प्लस प्लस करेंगे, और यहां पे हम एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर आई का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है तो देखो हम क्या बोल रहे हैं, गो बैक टू सम। तो गो टू सम हमको पकड़ के यहां ले जाएगा, ठीक है। और अंत में हम यहां पे देखो क्या लिख रहे हैं, सी आउट, यहां पे क्या लिख रहे हैं हम अंत में, रिजल्ट इज इक्वल टू सम कहां पे जमा है, एस में, एस लगा देंगे, यहां पे हम गेट सी एस लगा लेंगे, यहां मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस कोड को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो ये जो लिखा है। तो क्वेश्चन आप समझ चुके थे कि आपको स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर को सम करना है, पर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए। तो हेडर फाइल पहले istream.h लिया गया, ऑफ कोर्स सी आउट और सी इन के लिए। नेक्स्ट हेडर फाइल conio.h लिया गया क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन के लिए। लाइफ तो मेन फंक्शन से स्टार्ट हो चुका है, मेन में एंटर करके ये बताओ सबसे पहले वेरिएबल्स हम कौन कौन सा चुन रहे हैं, n फॉर द लिमिट फॉर द n नेचुरल नंबर्स, i इज द काउंटर जो लूप चलाएगा, सॉरी काउंटिंग करेगा, लूप नहीं चलाएगा, काउंटिंग करेगा टर्म्स का, और एक है s फॉर द सम, लेट द सम बी 0। अब देखो दिस इज माई मॉनिटर, ठीक है, दिस इज माई मॉनिटर। तो क्लियर स्क्रीन ने मॉनिटर पे जो फालतू चीज होगा उसको इरेज कर चुका होगा, क्लियर कर चुका होगा स्क्रीन हमारा। अब इस वाले सी आउट ने कौन सा मैसेज प्रिंट किया, एंटर वैल्यू ऑफ n, इट इज आस्किंग फॉर द लिमिट, इट इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ n। तो हम n का लिमिट में मान लो 3 दे देते हैं, 3 हम दिए हैं कीबोर्ड से। रीड किसने किया, सी इन ने। स्टोर किसमें किया, n में, सो दिस n बिकम्स 3, वेरी इजी। अब क्योंकि नेचुरल नंबर में काउंटिंग हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो लेट i बी 1, तो देखो i का शुरुआत 1 से हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, when i is 1, देखो i 1 है ना अभी, देखो जब i 1 है यानी when i is 1, देखना तब क्या होगा, आप नीचे आइए, ध्यान दीजिएगा। जब आप नीचे आए तो आपने देखा क्या, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप अपने प्रोग्राम में किसी हिस्से को एक पहचान दिए हैं, एक लेबल, एक नाम साटे हैं, और ये नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, यहां पे कोई भी आइडेंटिफायर नेम लगा सकते हैं आप। तो हम एक आइडेंटिफायर नेम क्या लिखे हैं, सम, नाम ही लिख दिए हैं सम। आपको इसमें जो नाम लिखना है वो नाम लिखे, हम यहाँ पे सम लिखे हैं। तो एक बात पता है, आई का गिनती 1 से शुरू हुआ, जब हम आगे मूव किए तो मेरी इस एरिया का नाम सम है, तो सम है तो है, आप इसको इग्नोर कीजिए और अंदर घुस जाइए। देखो अभी इस लेबल का आपको फायदा नहीं पता चला, पर जब गो टू लेबल का नाम दोगे ना तब पता चलेगा सम लिखने से क्या फायदा हुआ, कैसे गो टू जगह को पहचान के आपके कंट्रोल को वहीं पे फेंकेगा। देखना अभी इस जगह का नाम सम है तो है, आगे बढ़ जाओ। आगे जब बढ़ गए तो देखो क्या लिखता है,
ये लिखता है देखो क्या, न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। आप सबको मालूम है ओल्ड सम हम लोग जीरो दिए हैं ताकि गार्बेज हटा रहे और जीरो जुड़ने से रिजल्ट को फर्क ना पड़े। तो न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम बोले तो जीरो प्लस आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, यानी इसका सम कितना हो गया 1। ठीक है, अब नीचे पढ़ो क्या लिखा, आई प्लस प्लस। अब देखो आई बढ़कर कितना हो गया 2। गौर से देखना, आई जब 2 हो गया तो चेक कीजिए क्या 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है। यस सर, यानी आपका कंडीशन सही है। तो गो टू सम, यानी आपका काम नहीं हुआ, सम के पास दोबारा जाइए। जानते क्या होगा अचानक, ये गो टू स्टेटमेंट क्या करेगा, सम नाम का जो लेबल पीछे लिख रखे हैं कंट्रोल को उठाकर वापस उसके पास फेंक देगा। वेरी वेरी इजी। जब गो टू सम कंट्रोल वहां फेंका तो फिर आप इस एरिया में अंदर उतरेंगे, अब अंदर उतर के काम कर लेंगे। तो काम कैसे करेंगे बताइए, आई अब 2 लेकर उतरे हैं ना, आप आई 2 लेके अंदर आए हैं ना, तो बोलो न्यू सम इक्वल्स ओल्ड सम। ये बताओ इसके लिए ओल्ड सम ये वाला स्टेप का वैल्यू है 1 प्लस आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, अब 4 1 कितना 5 ना सी, आई प्लस प्लस। तो आई बढ़कर अब हमारा कितना हो गया 3। चेक करो क्या आई अभी भी लेस देन और इक्वल टू एन है क्या, यस सर, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू। तो गो बैक टू सम। तो गो टू सम क्या करेगा, उठा के कंट्रोल को वापस सम के पास फेंक देगा। और जब कंट्रोल सम के पास वापस फेंकेगा तो बताइए न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम। न्यू सम इज इक्वल टू ओल्ड सम कितना है 5 प्लस आई का स्क्वायर। तो आई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 9 और 5 कितना होगा 14 हो जाएगा। फिर सुनिए आई बढ़कर कितना हो गया 4। अब देखना 4 लेस देन और इक्वल टू 3 है क्या, नो। तो अब ये वर्क नहीं करेगा तो आपका कंट्रोल ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। तो अब इस वाले सी आउट ने कौन सा मैसेज डिस्प्ले किया, रिजल्ट इक्वल्स, तो आपके स्क्रीन पर आंसर आएगा रिजल्ट इक्वल्स एस। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एस इन द लास्ट स्टेप 14। एस का वैल्यू लास्ट स्टेप में कितना था 14, तो हियर यू विल गेट 14। तो आप देखिए ऐसा चीज पहले पढ़ चुके हैं लूपिंग में, लेकिन याद है लूप का काम ही था रिपीट करना। लूप का काम ही था रिपीट करना, वो बेचारा खुद ही से रिपीट होने लगता था। पर गो टू स्टेटमेंट में बिना लूप का इस्तेमाल किए आप गो टू स्टेटमेंट में कंप्यूटर को बार बार रिपीट करने का आदेश दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं काम नहीं हुआ जाओ सम के पास, काम नहीं हुआ गो टू सम, गो टू सम, भेज रहे हैं भेज रहे हैं। और याद करो लूप में ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हैपन होता है, वहां बोलना नहीं पड़ता। तो कभी भी ऐसा लगता है कि जरूरत है कि गोटू की मदद से कंट्रोल को पीछे स्किप करवाना है, या कभी कभी होता है फ्यूचर में भी इसकी आगे भी स्किप कराना है कोई कारण से, तो आप वहां गोटू को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बात अलग है कि ये सब इस्तेमाल थोड़ा कम ही होता है गोटू वगैरह, लेकिन आप यूज सीख के रखें, टॉपिक को समझ के रखें, ठीक है ना। तो आप जंप स्टेटमेंट का जो 3 टाइप जिसको आप समझ सकते थे, कौन कौन सा 3 टाइप आप समझ सकते थे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट, यहां तक आप सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में, इसके बारे में। लेकिन अब इसमें ये जो नंबर डी टॉपिक है जिसका नाम रिटर्न स्टेटमेंट है, ये रिटर्न स्टेटमेंट दरअसल में फंक्शन नाम के चैप्टर में आपको सीखना है डिटेल में। तो वो तो हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले हैं जंप स्टेटमेंट का, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज, लेकिन कम से कम आज हम लोग नंबर डी टॉपिक, आज हम लोग कम से कम जो नंबर डी टॉपिक था जिसका नाम रिटर्न स्टेटमेंट है, इसका डेफिनेशन बस सुन लेते हैं, समझ में आए नहीं आए वो अलग बात है, फंक्शन में यूज करेंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है देखें, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है कि दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू, this statement is used to return back the control, return back the control along with the value from the called function, from the called function to the calling place, from the called function to the calling place। तो पता है रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, देखिए जिस जगह से आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं, जिस जगह से आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं उस जगह को कॉलिंग प्लेस बुलाते हैं। यानी प्रोग्राम में जिस स्पॉट से आप एक फंक्शन को यूज करते हैं उसको कॉलिंग प्लेस बुलाते हैं, और जिस फंक्शन को बुलाया जाता है उसको ना कॉल्ड फंक्शन कहते हैं, वो फंक्शन जो बुलाया गया है।
तो जो कॉल्ड फंक्शन होता है ना, जिसको बुला दिए होंगे आप, उस फंक्शन से वापस जाना है आपको कंट्रोल को लेकर और वैल्यू को लेकर, उस केस में रिटर्न स्टेटमेंट यूज होता है। पर आपको अभी ये पता ही नहीं है कॉलिंग प्लेस क्या है, कॉल्ड फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल आप देखे नहीं उसका, इससे इसको मुश्किल होगा अभी समझने में। जस्ट आप अभी इसका सिंटैक्स लिख के इसका काम तमाम करिए फिलहाल। देखिए रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे यूज होता है, आपको लिखना होगा क्या, रिटर्न लोअर केस में, और इसके साथ आप यहाँ पे कोई वैल्यू या कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, और इसको या तो पैरेंथेसिस में घेर कर लिख सकते हैं या ओपन भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जिस फंक्शन को बुलाया गया है, कॉल्ड फंक्शन, जहां से बुलाया गया है, कॉलिंग प्लेस, उसके पास कंट्रोल, कंट्रोल लौटाने के साथ साथ वैल्यू भी लौटाता है, रिटर्न्स द कंट्रोल अलोंग विद द वैल्यू। तो ये टॉपिक को आप समझिए नहीं, अभी पेंडिंग छोड़ दीजिए, फंक्शन में ये टॉपिक आपका होगा कवर। तो ये कहानी था हम लोगों के जंप स्टेटमेंट के बारे में, जो अब जाके यहां पे हो रहा है खत्म। अच्छा अब एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, कभी भी प्रोग्रामिंग में आपसे कोई पूछेगा ये वाला नाम कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, कोई प्रोग्रामिंग में आपसे पूछता है कि बोलो कंट्रोल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं, या कभी कभी इसके जगह ये नाम भी लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ मिलता है कई बार। कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं प्रोग्रामिंग में जिसका काम होता है प्रोग्राम में दिशा कंट्रोल करना, नियंत्रण करना किसी रेस्पेक्ट में। और ये कंट्रोल स्टेटमेंट याद रखना 3 टाइप का होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट 3 टाइप का कौन कौन सा होता है, उसमें पहला टाइप होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, खुशी का बात है आप ये पढ़ चुके हैं कब का। सेकेंड टाइप होता है इसमें इटरेशन स्टेटमेंट, ये भी आप पढ़ चुके हैं कब का। और थर्ड टाइप होता है जंप स्टेटमेंट, जो आपने आज के क्लास में देखा। याद कीजिए जंप स्टेटमेंट में कौन कौन सा नाम सामने आया, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न और गो टू। तो जंप स्टेटमेंट में ये सब है। आप देखे थे ना, ब्रेक क्या किया था, प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा था किसी रेस्पेक्ट में कि लूप को तोड़ो बाहर निकलो। कंटिन्यू भी कंट्रोल कर रहा था, गो टू भी कंट्रोल कर रहा था कि कब किधर कंट्रोल फेंकना है उठा उठा के। तो ये सब क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट ही तो है। तो ये सारा कैटेगरी इसके अंदर आता है, जंप के अंदर। फिर सुनो, इटरेशन स्टेटमेंट का मतलब तो लूप था, तो इटरेशन स्टेटमेंट मतलब लूप्स। लूप्स में 3 लूप आप पढ़े थे ना, कौन कौन सा, वाइल, फॉर, और एक क्या पढ़े थे आप, डू वाइल। डू वाइल कल पढ़े थे आप। तो आखिर ये सब भी तो प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहा है। आप नहीं देखिए आपके नियंत्रण को घुमा घुमा के रख दिया एक ही जगह पे बार बार रिपीट कराने के लिए। तो 3-4 क्लास से तो आप यही टॉपिक पढ़ रहे थे, लूपिंग के बारे में, तरह तरह का लूप। तो ये भी एक तरह का क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट ही बोला जाता है। फिर सुनिए, सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कंट्रोल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें भी क्या होता था, याद कीजिए, इफ एल्स की मदद से चाहे स्विच केस की मदद से आप कंट्रोल को तय करते थे कि किसमें कब जाना है, कब संडे में जाना है, कब मंडे में जाना है, केस 1 केस 2 के आधार पे। याद आ रहा होगा आपको। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट भी तो कंट्रोल करता है प्रोग्राम को अपने रिस्पेक्ट में। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट में पता है ना कौन कौन आ गया, इसके अंदर आ जाएगा कौन, इफ स्टेटमेंट आ गया, और क्या पढ़े थे आप, याद कीजिए, स्विच स्टेटमेंट पढ़े थे। तो इफ का मतलब खाली इफ नहीं, इफ का पूरा फैमिली था, सिंपल इफ एल्स, लैडर, नेस्टिंग, सब इसी के अंदर है। स्विच स्टेटमेंट ये सिलेक्शन स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा प्रोग्रामिंग में कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बताइए, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब वो स्टेटमेंट होता है जो प्रोग्राम को कंट्रोल करता है, उसमें एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है किसी रेस्पेक्ट में। अ कंट्रोल स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। अब वो तीनों सेगमेंट अब आप पढ़ के खत्म कर चुके हैं। ये बहुत पहले पढ़े थे, फिर ये पढ़े थे, फिर ये पढ़े हैं आज। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स को इकट्ठे क्या बुलाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये नाम बस याद रखना, क्योंकि अंदर का चीज पढ़ा हुआ है, ये नाम याद रखना। इसी को 3 टाइप में बांट के अलग अलग से हम लोग देख चुके हैं कब का। तो इसके साथ हम लोगों का ये चैप्टर होता है अब खत्म। ये इधर वाला सारा फंडामेंटल चैप्टर्स खत्म हो रहा है। तो अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो एक दिन हम आपको क्वेश्चन दिए थे पिरामिड्स वाला, होमवर्क में बनाने को, नहीं बना था शायद, तो वो भी कर लेते हैं थोड़े टाइम में। फिर कल से हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एरे। ठीक है, तो एरे वाला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। आज एक पुराना क्वेश्चन कुछ करा देते हैं। देखिए, हम आपको एक दिन क्वेश्चन दिए थे पिरामिड बनाने के लिए, इस टाइप का होमवर्क में दिए थे, 1 1 2 1
1 2 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1 और 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये क्वेश्चन था। अब गौर से देखिए, ये जो पिरामिड का क्वेश्चन है, पिरामिड का सॉल्यूशन तो अब आपको आराम से आता है। मतलब क्या, इसका कोड का भी थोड़ा बात कर ले हम लोग। हेडर फाइल पहले तो आप कौन सा लगा लेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। फिर आप एक हेडर फाइल कौन सा लगा लेंगे, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है ना। फिर हम लोगों के प्रोग्राम का जो जिंदगी है वो कहां से शुरू हो जाएगा, void main फंक्शन से। ठीक है। वेरिएबल्स आप कौन कौन सा बना लेंगे, n। आपको याद होगा हम जब पिरामिड पढ़ाते थे तो n लेकर हम लोग कितना रो तक जाना है वो लिमिट तय करते थे। n विल टेल यू द लिमिट ऑफ द रो। फिर याद कीजिए, हम i लेते थे रो गिनने के लिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, काउंटर लेते थे हम i। फिर एक वेरिएबल हम कौन सा लेते थे, याद कीजिए जे से हम लोग कॉलम्स गिनवाते थे, कॉलम्स, तो उसके लिए हम जे ले लेते हैं। चलिए, और तो कुछ काम नहीं है अभी, इतना काफी है। अब देखो, सबसे पहले हमको स्क्रीन को साफ करना है, तो वी विल यूज क्लियर स्क्रीन फंक्शन। सी आउट आकर आपसे क्या पूछने लगा, यहां पे एंटर वैल्यू ऑफ n, पढ़ेगा कौन इसको, सी इन, स्टोर किस में करेगा, n में। देन आफ्टर क्या होगा, अब हम लोग लूप चलाते थे, याद कीजिए, रो गिनने के लिए, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ये तो करना ही था। अब क्योंकि ये लूप रो गिन रहा है तो रो में घुसते के साथ यू हैव टू चेंज द लाइन, हेंस यू विल यूज सी आउट के साथ बैकस्लैश n। फिर याद है, स्पेस गिनने के लिए फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं, 2 क्लास पहले बात हुआ था ये सब। ये जो स्पेस मेंटेन हो रहा है सामने, उस स्पेस को मेंटेन करने के लिए याद है जे का एक लूप चलाते थे, फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, जे प्लस प्लस। और यहां पे जो हम लोग सी आउट लगाएंगे उसमें एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट आउट करेंगे। यहां इस लूप के अंदर में एकलौता लाइन है, सिंगल लाइन है, तो हम कोई करली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। आपको मन है आप यहां लगा सकते हैं। चलिए, यहां तक तो सेम आंसर है। फिर सुनो, लास्ट में यहां पे ये बीच में कुछ कोड लिखना है हमको। हाँ, लास्ट में ये फॉर लूप का बाउंड्री क्लोज होगा, फिर आप यहां पे गेट सी एच लगाएंगे, ठीक है ना। फिर यहां मेन इज ओवर, लाइफ इज ओवर हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में जो मेन सेगमेंट है वो चेंज करने का बस वो ये वाला है, इसी को मेन कंट्रोल करना है आज आपको। यहां क्या लिखें कि ये शेप आ जाए। तो देखिए यहां पे अब हम इसको थोड़ा सा बता दें। देखिए, सबसे पहले ये बताइए, टोटल रो यहां पे इस एग्जांपल में टोटल रो कितना, 1 2 3 4 5 रो है, तो मेरे n का वैल्यू कितना हो गया, 5। ये देखो, इस जगह पे मेरे i का वैल्यू 1 है, टोटल रो 5 है, और इस जगह पे मेरे i का वैल्यू कितना है, 1। तो देखो यहां पे स्पेस कितना छपा है, 5 में से एक गया कितना, 4, तो 1 2 3 4, 4 स्पेस छपा है। देखिए, टोटल रो का संख्या 5 है और इस रो का पोजीशन कितना है, 1 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4 स्पेस हो जाएगा। यहाँ स्पेस का संख्या देखिए 4 है, ये हम लोग बात किए हैं पहले भी। यहां पे i का वैल्यू 2 है, तो 5 में से 2 गया तो देखिए 3 स्पेस आया है। यहां पे देखिए i का वैल्यू 3 है, थर्ड रो है, तो 5 माइनस 3 देखिए 2 स्पेसेस हैं। यहां पे देखो i का वैल्यू 4 है, तो 5 माइनस 4 कितना, 1 स्पेस है। यहां पे i का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 5 0 स्पेस है। तो याद है ना, स्पेस का जो लिमिट था, स्पेस छापने का जो लिमिट था कॉलम्स में, उसका फॉर्मूला था n माइनस आई। इसीलिए देखिए स्पेस छापने के लिए लिमिट में लिखा गया है n माइनस आई, स्पेस का लिमिट है n माइनस आई। यह समझ गए। अब देखो इस क्वेश्चन में एक नयापन क्या है, ध्यान देना। जब i का वैल्यू 5 है, जब i का वैल्यू 5 है, तो कॉलम्स देखो कैसे हुआ, 1 2 3 4, 5 तक बढ़ा, उसके बाद देखिए घटने लग गया। ध्यान से सुनो, i का वैल्यू 5 है, तो कॉलम जो j है वो 1 से लेके 5 तक बढ़ा मैक्सिमम, और फिर घटने लगा। थोड़ा ऊपर आइए, इस जगह पे बताइए i का वैल्यू कितना है, 4, तो j जो मेरा कॉलम है फिर कहां से गिनती करने लग गया, 1 से कॉलम गिनने लग गया, कहां तक बढ़ा, 4 तक। देखो i 4 है तो 4 तक बढ़ा, फिर उसके बाद देखो घटने लगा। और ऊपर आइए, i का वैल्यू कितना है, 3, तो मेरे कॉलम का गिनती 1 से लेकर कहां तक गया, 3 तक बढ़ा और उसके बाद घटने लग गया।
और ऊपर आइए, आई का वैल्यू कितना है 2, तो कॉलम का गिनती 1 से 2 तक बढ़ा, उसके बाद देखिए घटने लग गया। तो देखा जाए तो ये फिगर एक्चुअली में ऐसे कट गया है, इस हिस्से में बढ़ रहा है और इस हिस्से में घट रहा है। इस तरह का लॉजिक अब आप डेवलप कीजिए। अब मुद्दा यह है कि कहां से कहां तक बढ़ रहा है, उसका लिमिट फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, रो चाहे जो भी हो, ध्यान से देखो, रो चाहे जो भी हो, कॉलम के बढ़ने का काम 1 से ही चालू हुआ, देखिए ना, 1 से 1 से 1 से 1 से 1 से ही बढ़ रहा है। यानी कि एक बात कंफर्म है, जे मेरा 1 से बढ़ रहा है, तो जे मेरा 1 से इंक्रीज कर रहा है। 1 से कहां तक, सुनो, आई 5 है तो 5 तक, आई 4 है तो 4 तक, आई 3 है तो 3 तक, आई 2 है तो 2 तक, आई 1 है तो 1 तक। यानी जे 1 से लेकर आई तक बढ़ रहा है। तो इसके लिए कोडिंग करना होगा। यहां देखिए, स्पेस तक का तो कोडिंग कर चुके हैं ना आप, स्पेस का कोडिंग तो कर चुके हैं ना आप। अब आपको क्या करना है, ये बढ़ने वाले हिस्से का कोडिंग करना है। तो मेरा जे कहां से कहां तक बढ़ रहा है, इस हिस्से में 1 से लेकर आई तक। आई 5 है तो 5 तक, 4 है तो 4 तक, 3 है तो 3 तक। तो 1 से लेकर आई तक बढ़ रहा है। तो इसका लूप कैसे चलेगा, देखिए यहां, देखिए क्या लिखेंगे, फॉर, इसका नाम देखो, जे को हम लोग बार बार यूज करें, फिर से हम जे ही यूज करेंगे, कॉलम्स गिनना है ना, ये भी तो कॉलम ही है। तो जे इज इक्वल टू कितना, 1, जे लेस देन इक्वल टू कितना, कहां तक बढ़ रहा है, आई तक, फिर यहां पे जे प्लस प्लस। ठीक है, देख एक काम करते हैं ना, बहुत सारा काम है, हम ब्रैकेट लगा ही देते हैं, ऐसे जरूरत नहीं था। देखो अब हम इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सी आउट में जाके जे को छपवा देंगे। हम जे को क्यों छपवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 का गिनती जे कर रहा है। तो देखो हम यहाँ पे सी आउट में जे कर देंगे। चलो यहां तक का तो हिस्सा कवर हो गया, अब घटाने वाला हिस्सा पे आते हैं। आप यहां गौर से देखिए, घटाने का काम 1 तक 1 तक 1 तक 1 तक हुआ है। इसका मतलब जे जो है वो 1 तक घटा है। पर बात है कि कहां से कहां तक घटा है, तो घटा तो 1 तक है सब में, देखिए ना, डिक्रीज तो 1 तक हुआ है सब में। कहां से हुआ है डिक्रीज, सुनिए, 5 था आई, तो ध्यान दीजिएगा 4 से डिक्रीज हो रहा है। 5 मत बोल देना, 5 तो उस तरफ है, उस हिस्से में है, इसके इधर देखो, डिक्रीज आई जब 5 है तो 4 से डिक्रीज हुआ, आई जब 4 है तो 3 से डिक्रीज हुआ, आई जब 3 है तो 2 से डिक्रीज हुआ, और आई जब 2 है तो 1 से डिक्रीज हुआ, और आई जब 1 है तो 0 हो गया, तो डिक्रीज ही नहीं हुआ। इसका मतलब घटने का काम आई माइनस 1 से हो रहा है, घटाने का काम आई जो है उससे -1 से हो रहा है 1 तक, आई -1 से 1 तक, दिस इज द लिमिट। तो कोड में कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से, क्या लिखना, फॉर, यहां क्या लिखेंगे, फॉर जे इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, i-1, जे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, i-1। अब क्या लिखोगे, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि अब आपको अपर लिमिट टू लोअर लिमिट आना है। तो जे इज इक्वल टू i-1, जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां पे होगा जे माइनस माइनस, क्योंकि अब आपको डिक्रीज करना है। और इसके अंदर घुसकर ध्यान से देखें, अब आपको सी आउट में जाके क्या छापना है, जे को ही छापना है फिर से। अब इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है वैसे तो, लेकिन आप रन करने लगेंगे ना खुद से तो सब इजी लगने लगेगा। तो देखो सबसे पहले तोड़ तोड़ के समझो, ये बाहर का फॉर लूप रो गिनेगा 1 से लेकर n नंबर ऑफ रो, लाइन बदला, तोड़ तोड़ के देखिए समझ में आ जाएगा तुरंत। फिर ये जो स्लॉट है, ये फॉर लूप, ये स्पेस गिन रहा है, स्पेस का लिमिट याद है ना, स्पेस का लिमिट है n-i स्पेस का लिमिट है। उसके बाद एक फॉर लूप क्या कर रहा है, 1 से लेकर i तक बढ़ाने का काम कर रहा है। तो देखिए ये फॉर लूप 1 से लेकर i तक बढ़ाने का काम कर रहा है। उसके बाद एक और फॉर लूप क्या कर रहा है, i-1 से लेकर 1 तक घटाने का काम कर रहा है। तो i-1 से लेकर 1 तक घटाने का काम कर रहा है। तो ये जो अलग अलग टुकड़ा है सब असेंबल कर लोगे तब जाके ये पिरामिड बन जाएगा। तो इसको रन करके अब दिखाते हैं हम, चलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले लाइफ मेन से शुरू कर लेते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन सा बना, n बना और ij बना रो कॉलम के लिए। क्लियर स्क्रीन ने मेरे मॉनिटर को कर दिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। सी आउट आकर मेरे से क्या पूछा, एंटर वैल्यू ऑफ n। तो इस फिगर को मेंटेन करने के लिए हम n का वैल्यू में 5 देंगे।
5 को सीन में कहां डाला, n में, तो n बिकम्स 5 अगेन, लिमिट में 5 दे चुके हैं। अब देखो क्या होगा, हम यहाँ i का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे j, और j बहुत बार चेंज हो रहा है तो हम j का वैल्यू सीधे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये j का लूप खत्म हो जाएगा तो j फ्री हो जाएगा, फिर j को यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। तो ये बताइए अभी मेरे i का वैल्यू कितना है, अभी मेरे i का वैल्यू कितना है, 1, तो मेरे i में अभी 1 लेकर हम लोग अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अभी मेरे i का वैल्यू जो है वो 1 है, तो हम लोग 1 लेकर अंदर जाएंगे, क्योंकि i इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, n में 5 है हमारा। यहाँ पे देखिए कि एंटर द वैल्यू ऑफ n मांगा, हम n का वैल्यू कितना दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, 5 को सीन पढ़ के n को दे दिया। अब जो मेरे i का काउंटिंग है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, i का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। चेक कीजिए क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, क्या i में जो 1 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, करेक्ट। तो फिर से आप लूप के अंदर आ गए। जब आप लूप के अंदर आ गए तो सी आउट ने कर दिया लाइन चेंज, नीचे आ गए। अब देखो क्या हो गया, मेरे j का काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये बताओ n में 5 है और i में 1 है, तो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है। तो आप इसको शॉर्टकट मारिए, ये 1 है और यहाँ पे 4 हुआ है सॉल्व होके, यानी ये लूप 4 बार रिपीट करेगा। और जब ये लूप 4 बार रिपीट करेगा तो ऑफकोर्स ये ब्लैंक स्पेस कितनी बार डिस्प्ले होगा, 4 बार, और ये तो पढ़ा हुआ कोड है पहले से। तो J1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए चलेगा, और स्पेस यहाँ पे आप देखेंगे कितनी बार आ गया है, 4 टाइम्स आ गया। यानी कि यहाँ पे आंसर में देखिए 1 2 3 4 स्पेसेस आ गया, मान लीजिए ऐसे। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ये तो खत्म हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, आपको याद है 1 से लेकर i तक बढ़ाना था काउंटिंग। तो देखो मेरे j का काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुआ, देखिए अभी इस वाले j में काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से, और i का वैल्यू भी कितना है, 1 है। तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 होगा क्या, i में 1 है, याद कीजिए, j में 1 है, तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, यस। तो सी आउट ने j का वैल्यू में 1 डिस्प्ले कर दिया, पर ये बाउंड्री बंद होगा, आप रिटर्न होके जब ऊपर जाएंगे तो j बढ़ के 2 हो जाएगा। तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नो, ये आपको कर देगा बाहर। तो इस पिरामिड में 1 होके रुक गया। अब देखो घटाने का प्रक्रिया, तो याद करो इसमें तो कुछ घटा ही नहीं था इधर वाले हिस्से में। तो देखो j कहां से घटाना था, i माइनस 1 से। तो मेरे j का वैल्यू तो 1 है ना, सॉरी मेरे i का वैल्यू तो 1 है ना, तो 1 में से 1 गया, कितना हो गया, 0। तो मेरे j में 0 हो गया। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नॉट एट ऑल। तो घटा ही नहीं, निकल लीजिए बाहर, यानी कि इसके आगे कुछ छपा ही नहीं। देखो ये बाउंड्री बंद हो गया i वाले लूप का। अब आप पलट के कहां जाएंगे, वापस i प्लस प्लस पे। तो इस बार मेरे i का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। देखो मेरे i का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, यस। सी आउट ने कर दिया लाइन चेंज। देखो नेक्स्ट रो में आप आ गए। अब ध्यान दीजिए j में कितना हो गया, 1, और यहां ध्यान दीजिएगा n में 5 है, पर i में इस बार 2 है, तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, ठीक है। तो j 1 था, 1 तो लेस देन 3 है, तो एक स्पेस आएगा। फिर घूम के जाओगे j बढ़ के 2 होगा, 2 तो लेस देन 3 है, तो सी आउट एक और स्पेस लाएगा। फिर j बढ़कर कितना हो गया, 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो सी आउट ने एक और स्पेस ले आया। अब जब j बढ़ते बढ़ते 4 होगा तो इसका लिमिट क्रॉस होके बाहर आ जाएगा। तो स्पेस तक का तो आंसर आप जानते थे। इस आंसर को आप ध्यान से एनालाइज कीजिए। देखिए इस बार मेरे i का वैल्यू ना 2 लेके आया है, 2। तो j का ये वाला जो लूप है, ये वाला जो j का लूप है, देखो गिनती कहां से स्टार्ट कर रहा है, 1 से। तो क्या 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, j में जो 1 है क्या वो स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, यस। तो सी आउट ने क्या प्रिंट किया, j। तो मेरे j में 1 है, 1 वी विल गेट। अब देखो j प्लस प्लस किए तो j बढ़कर 2 हो चुका है। तो क्या 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2, यस। तो सी आउट ने j का वैल्यू में 2 डिस्प्ले कर दिया। अब क्या होगा, फिर से ऊपर जाएंगे तो j बढ़कर 3 हो जाएगा। तो क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, देखिए क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, नॉट एट ऑल। तो दिस विल नॉट वर्क। तो देखिए 1 2 आके रुक गया। देखिए इस लूप से जैसे ही क्विट करके नीचे आएंगे तो अब इस फॉर लूप का बारी।
ध्यान दीजिए ये फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, j बराबर i माइनस वन, तो i में तो मेरा 2 था ना, तो 2 माइनस वन कितना होता है, 1 होता है। तो क्या 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? यस सर। तो सी आउट ने j में कितना प्रिंट किया, 1। उसके बाद j डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 0। तो क्या 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? नो, ये उठा के आपको बाहर फेंक देगा। फिर आप अगली बार जाएंगे ऊपर, i बढ़कर कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से प्रोसेस चलता जाएगा और ये तरह का पिरामिड खुद से जनरेट हो जाएगा। तो सोचिए जब ये पिरामिड आपसे बन जाएगा तो हम इसी का एक अल्फाबेट वर्जन दिए थे ए, फिर यहां पे क्या दिए थे, ए बी ए, उसके बाद क्या था, ए बी सी बी ए। तो देखो जहां जहां 1 है वहां वहां ए है, जहां जहां 2 है वहां वहां बी है, एंड सो ऑन। तो जब ये क्वेश्चन बन गया तो ये आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसको लाने के लिए सारे जगहों पे जो नंबर्स था उसमें याद है ना 64 जोड़ के कैरेक्टर में बदलना था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, पूरा आंसर कॉपी होगा 2 लाइंस को छोड़कर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये सब कॉपी होगा, खाली सुनिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन चेंज कर दीजिए। ये दोनों लाइंस में सी आउट जे करने से जे का जो गिनती नहीं हो रहा था 1 2 3 4 5 वो छपता था। तो हमको बस ये 2 लाइंस हटाना है। अब देखिए हमको क्या लिखना होगा, हमको लिखना होगा सी आउट, कैरेक्टर में चेंज कर देंगे, कैरेक्टर में किसको, तो j प्लस 64। बस आप ये लाइन जाके ये दोनों जगह डाल दीजिए, और इसका लॉजिक हम लोग पहले के क्लास में देख चुके हैं, तो उसको आप खुद से ड्राई रन करके टेस्ट कीजिएगा घर पे। ये इसका हिंट है, ये लाइन हटा के ये लाइन डाल देंगे। तो जहां जहां j का वैल्यू 1 होना था वहां पे 1 में 64 जोड़ने से 65 होगा, 65 का कैरेक्टर a बन जाएगा। जहां जहां j का वैल्यू मेरा 2 होना था, जहां भी होना था j का वैल्यू 2, तो 2 में 64 जोड़ने से 66 होगा, और 66 को कैर करोगे तो b जनरेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, फिर हम एक पैटर्न डिक्रीज वाला दिए थे पहले, उसमें ऐसे था, देखो उस पैटर्न में ऐसे था 1 2 1 2 3 2 1 2 3। तो इसको भी इसी तरह से 2 हिस्से में आप बांट लेंगे। इसमें पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है। इसमें क्या हुआ था, पहले इंक्रीज हुआ था फिर डिक्रीज हुआ था, इसमें पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन अब आप ट्राई कीजिएगा।